नमस्कार, मैं हूँ आकाश चौधरी। स्वागत है आपका मेरे चैनल राज फर्स्ट में। इस वीडियो में दिखाई और बताई जा रही खबर इंटरनेट से ली गई है। इस वीडियो के द्वारा हम सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अतः अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो हाल ही में देश की संसद में पेश किए गए भारतीय नागरिकता अधिनियम 2023 की चर्चा करूंगा। भारत सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और आईए, जो कि अंग्रेजों के द्वारा 1860 में और बनाए गए थे, उन कानूनों को रिप्लेस करने के लिए भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को लागू करने का फैसला किया है। कानूनों को पेश करते हुए देश के गृह मंत्री ने क्या कहा? दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा, और न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना। ये कानून देश के संसद की लोकसभा में पेश किए गए हैं। वहां पर इन पर एक समुचित चर्चा होगी और उसके बाद ये कानून बन जाएंगे। लेकिन इन कानूनों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज़ादी के 76 साल बाद भी हम लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए उन कानूनों को का ही पालन कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने हम पर अपनी हुकूमत चलाने के लिए बनाए थे। अंग्रेज सरकार ने भारत के लोगों का शोषण करने के लिए, उनका दमन करने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी जैसे कानून और उनमें जो धाराएं हैं वो लागू की थी। लेकिन हमारे देश के लोगों का जो विडंबना है वो आज भी इन कानूनों को फॉलो करना पड़ रहा है। भारत सरकार अंग्रेजों की इस पहचान को मिटाने के लिए इन कानूनों को लेकर के आई है। अभी ये कानून देश की संसदीय कमेटी के पास भेजे गए हैं, जहां पर इन पर एक विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद देश की संसद के शीतकालीन सत्र में ये कानून एक विस्तृत चर्चा के बाद कानून बन जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, जब आप आईपीसी और सीआरपीसी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब हम देखते हैं वहाँ पे सबसे पहले महिलाओं और बालकों के प्रति अपराध होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी देश में सबसे ज़्यादा अपराध जो होते हैं या तो बालकों के प्रति होते हैं या फिर वो महिला के प्रति होते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इन कानूनों के अंदर सबसे पहले राजद्रोह जैसे कानून को रखा। इसका सीधा सीधा अभिप्राय है कि वो लोग अपनी शोषण और दमन के द्वारा, अपने इन कानूनों के द्वारा भारत में अपनी शोषणकारी और दमनकारी नीति के द्वारा शासन करना चाहते थे। लेकिन भारत सरकार ने, देश के गृह मंत्री ने लोकसभा को बताया कि इन कानूनों में, यानी कि जो नए कानून आने वाले हैं, उनमें महिला और बालकों के प्रति अपराध को प्रथम अपराधों की श्रेणी में रखा गया है और उसके बाद मानववध और मानव शरीर के प्रति होने वाले अपराध को रखा गया है। अर्थात इसमें शासन की जो जगह है वो नागरिक को प्रदान की गई है, यानी कि जो कानून है वो नागरिक पर आधारित होंगे। भारत सरकार ने साथ ही यह भी बताया कि हम लोग जो भारत सरकार है वो राजद्रोह कानून को खत्म करेगी, क्योंकि अब उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक शक्ति है। यहाँ पर अब लोकतंत्र के हिसाब से शासन होता है। इन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा। इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवीय की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता। तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानववध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हमें कानून लेकर आए। मान्यवर, इस कानून को बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हमने की। देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कृत्य के रूप में 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, जो कि पहले 3 साल थी। यानी कि जो व्यक्ति भारत की अखंडता और संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ अब 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। आतंकवाद के मामले में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। झूठी पहचान बताकर अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं, उनके खिलाफ भी पहली बार अपराधों की श्रेणी में लाने का प्रयास किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति झूठी पहचान बताकर के संबंध बनाता है तो उसको 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। लापरवाही के मामलों में भी भारत सरकार ने सजा को बढ़ाकर 2 साल से 7 साल करने का ऐलान किया है। जो व्यक्ति भारत सरकार के द्वारा लोन लेकर या अपराध करके देश से बाहर चले जाते हैं, अब उन व्यक्तियों के देश से बाहर रहने पर भी उनके खिलाफ ट्रायल की जो परमिशन है वो दी जाएगी और
अगर कोई व्यक्ति सजा से बचना चाहता है तो उसे भारत सरकार के या भारतीय न्यायालयों में अपील करनी पड़ेगी। इससे ही इस कानून के आने से विदेश में रहने वाले जो अपराधी हैं उनका भारत में प्रत्यर्पण संभव हो पाएगा। मॉब लिंचिंग यानी कि जिन केसों में भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है, उन केसों में भी भारत सरकार ने मॉब लिंचिंग को परिभाषित करने और 7 साल की सजा या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान इस कानून में किया है। आज तक भी देश में सबसे ज़्यादा स्नैचिंग की या चैन स्नैचिंग की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, लेकिन अभी तक के कानूनों में चैन स्नैचिंग को लेकर के कोई भी कानून नहीं था। आने वाले नए कानूनों में चैन स्नैचिंग को लेकर के भी प्रावधान किया गया है और चैन स्नैचिंग के दौरान होने वाली गंभीर चोटों के कारण भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसमें 7 साल की सज़ा, अगर किसी को थोड़ी चोट लग जाती है और उसको या अगर ज़्यादा लगती है, अपंगता आ जाती है, तो उसके लिए 10 साल की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। दुनिया में बढ़ते हुए साइबर क्राइम और भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत के खुद के कानूनों की सख्त ज़रूरत थी, जो हमारे आज के उद्देश्यों की पूर्णता कर सके। मैं देश के माननीय गृह मंत्री, मैं देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। आप सब भी इन कानून के बारे में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कानून कैसे लगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें।